थू तो आज क्लास 9 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। इसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या टाइम वेस्ट करना। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर जिसका नाम था महर्षि कन्नड़, ये प्राणी आए, इस फिलोसफी दिए कुछ जिसका सबसे मतलब कि फिलोसफी दिए थे वो कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है, को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक लास्ट में है ना, एंड में एक पार्टिकल मिलेगा जिसको और तुम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसका नाम दिए ये परमाणु, ठीक है। पदार्थ को तोड़ो, हम लोग मैटर बोल रहे हैं, वो बोले पदार्थ को तोड़ देते हैं, ठीक है। उसका नाम दिया ये परमाणु, ठीक है। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर एक और थे जिसका नाम था भकुदा कात्यायन, ठीक है। ये प्राणी है, इन्होंने दिया कि कोई भी मटेरियल, उसी का मतलब कि एक्सप्लेनेशन एक टाइप से था, कोई भी मटेरियल जो है वो बना है वही छोटा पार्टिकल से मिलके, सबका सब मटेरियल अलग अलग पार्टिकल से, मतलब कि सेम पार्टिकल से मिलके बना हुआ है अलग अलग मटेरियल, ठीक है। ये बोले, क्या बोले? सेम पार्टिकल से, मतलब कि एक पार्टिकल, छोटा सबसे जो पार्टिकल्स है उसी से मिलके सारा का सारा मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स बने जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थे हमारे इंडियन फिलोसोफर्स, ठीक है। फिर उसके कई सालों बाद, ठीक है, ये प्राणी आए डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने बोला कि कोई भी मटेरियल है जिसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको और तोड़ नहीं सकते। उसको इन्होंने नाम दिया एटम, ठीक है। देख रहे हो, पहले इंडियंस ने निकाल चुका था, ठीक है, ये फिलोसफी दे चुके थे, फिर ये प्राणी आए, फिर अपना फिलोसफी दे दिए और इन्हीं का प्रसिद्ध हो गया है ना। तो उसका नाम दिए एटम। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, मतलब कि वो अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है, वो अकेला है ना। एक्चुअली में सबसे छोटा पार्टिकल निकला था एटम, ठीक है। उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, आगे देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने दे दिया फिलोसफी, एटम है सबसे छोटा, है ना, एक पार्टिकल है जिससे मिलके सब मटेरियल सब कुछ बनते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया। ये 18th सेंचुरी तक ये सब का सब एक फिलोसफी ही था, सब बोलते थे ऐसा ऐसा नाम है, कोई प्रूफ नहीं कर पाया था बाबू, ठीक है ना, ऐसा कोई लॉ दिया था ना कोई प्रूफ था, कुछ नहीं था, ठीक है। 18th सेंचुरी के बाद एक प्राणी है जिसका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर, है ना, एंटोनी, ठीक है, एल लेवोजियर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, दो लॉज एस्टैब्लिश किए, ठीक है, अकेले नहीं किए थे, एक साथ में था, बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का दो लॉ दिए ये, ठीक है। वो लॉ क्या क्या थे? सबसे पहले था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो भी पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी एलिमेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका मास चेंज नहीं होता, ठीक है, ना रिड्यूस होगा ना गेन करेगा, है ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम ही रहेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था? इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, इनका कहना था, ठीक है। ये क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, याद रखना, ये दो लॉज है, जिसका पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बोलता है मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा था लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो दिया था ये था तुम्हारा प्रोस्ट नाम का एक प्राणी था, एक टाइप से इसी के अंडर में ही थे, बोल सकते हो, क्या नाम था इनका, एल लेवोजियर, ठीक है। बट स्टेटमेंट ये दिया था एल लेवोजियर, है ना, ये लॉ को स्टेट किया था, ठीक है। वो क्या बोला था? कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें जो भी मास का रेशियो रहेगा ना, हर जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। लाइक एग्जांपल है तुम लोगों का, जैसे कि वाटर है 1 ग्राम, हाँ ठीक है, वाटर है,
वाटर में मॉलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं, H2O मॉलिक्यूल है ना, उसका वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O, है ना। तो अब तुम एक ग्लास पानी लो, उसमें से एक चुटकी उठाओ, एक चम्मच उठाओ, एक चम्मच, जहां जो भी अलग अलग फेंक दो पूरा चारों तरफ। अब कहीं से भी एक तो उठाओ, वहां देखना उसमें H और O का रेशियो जो रहेगा 1:8 रेशियो में रहेगा। H और O का रेशियो, है ना। मास का रेशियो याद रखना, मास H का मतलब कि हाइड्रोजन 1 ग्राम रहेगा तो ऑक्सीजन उसमें 8 ग्राम रहेगा, ये कंपलसरी है, फिक्स्ड है ना। तो उसका मास का रेशियो हर जगह सेम रहेगा, वही बोला है। तो क्या है ये, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, कहीं से भी कोई भी मास मतलब कि उठाओ, मास हर जगह सेम रहेगा। मैं पानी का एग्जांपल दिया, तुम नमक का ले लो या फिर कोई आयरन का ले लो, किसी को ले लो, कुछ भी ले लो। आयरन तो कंपाउंड नहीं है, ठीक है, नमक कंपाउंड बोल सकते हो। तो उसका कहीं से भी ले लो, पूरा प्रोपोर्शन सेम ही रहेगा, मास का प्रोपोर्शन हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। मेनली पानी का याद रखना, ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा इसको। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। वही बोला है कि अगर तुम 9 ग्राम पानी लेते हो, 8:1 का रेशियो मतलब समझ रहे हो, तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम तुम लोगों का ऑक्सीजन मिलेगा तुम लोगों को, ये कंपलसरी है। ठीक है, वही बोला है, अगर 9 ग्राम पानी तुम लेते हो तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, अगर उसको अलग करते हो, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके उसको अलग अलग करोगे अगर, तो 1 ग्राम उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, सॉरी हाइड्रोजन मिलेगा, और 8 ग्राम तुम लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये 2 लॉज है। अब इन दोनों लॉज को मतलब कि इलेबोरेट करने के लिए और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आए थे तुम्हारा, ये क्या नाम था इनका, जॉन डाल्टन। सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी यही दिए थे। कौन दिए थे, जॉन डाल्टन। याद रखना, क्वेश्चन आता है सब, जितना भी पढ़ा रहा हूं अभी, नाम वगैरह इंडियन फिलोसोफर्स का तो नहीं आएगा, बट जो भी प्रूफ कर किए है केमिकल का रिएक्शन वगैरह दिए हुए, क्या बोलते हैं उसको, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन वगैरह जो दिए हुए हैं, ठीक है, वो सबका क्वेश्चन पूछता है। साइंटिस्ट का नाम बताओ, केमिस्ट का नाम बताओ। ठीक है, तो जॉन डाल्टन जो थे सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी दिए थे। ठीक है, proposed the basic theory about the nature of matter। ठीक है, इनका कहना था जो भी मैटर है, जो भी एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, सब के सब बने हुए एटम से। ठीक है, एटम से बने हुए, वही दिया हुआ है तुम लोगों का, सब का सब एटम से बने हुए हैं। ये जो है एक्सप्लेन किए हुए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इन दोनों को वो एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट or element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms। ठीक है, सब के सब एटम से ही बने हुए हैं। ठीक है, वो 6 पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। पोस्टुलेट्स बहुत सारा बोल सकते हो, जो भी अलग अलग टाइप का, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में 6 पोस्टुलेट्स दिया हुआ है ना। वो 6 पोस्टुलेट्स क्या क्या है, ये बोले सबसे पहला, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, एटम। ठीक है, पार्टिसिपेट एटम करता है। ऐसा नहीं कि मैटर में क्या है, सब तो एटम ही है ना, कोई भी मैटर है, सब में एटम है ना। सबसे छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं एटम। एटम और एटम मिलकर ही बनते हैं और वो दूसरा रिएक्शन करते हैं, मतलब कि दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि H2O है, H2O है ना, पहले तो H था ना, वो हाइड्रोजन था, एक्चुअली H2 रहता है। हम लोग को क्या बोलते हैं, नेचर से या फिर एनवायरमेंट से हम लोग को H2 मिलता है। H कभी अकेला रहता नहीं है वो, है ना, H कभी अकेला रहता नहीं। फिर छोड़ो, जो भी है, H2O है तो H और O है, हम दोनों इसको यार रिएक्शन करवाए तो क्या होंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या ये दोनों क्या H और O जुड़ जाएंगे क्या, H2O2 ऐसे जुड़ जाएंगे क्या, अपने आप जुड़ जाते हैं क्या, ये तो सब सिंबल्स हैं। अब मैं ऑक्सीजन लूंगा, हवा मिलाऊंगा, मिलेगा क्या, कैसे मिले, वो नहीं मिलता, उसके एटम्स मिलते हैं। ठीक है, एटम्स मिलते हैं और अपना प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट कर देते हैं, कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, है ना। तो यही बोले, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है बाबू, पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स। ठीक है ना, कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम्स। ठीक है, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, मैटर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। वही जो बोला, मैटर जो है टिनी पार्टिकल्स एटम से बने हुए होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, रिएक्शंस में। ठीक है, एटम्स जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। याद रखना, जो एटम है वो फिक्स्ड रहेगा बाबू, ये एटम फिक्स्ड है। ठीक है ना, अब ये एक्स्ट्रा कुछ एटम बनेगा ना कि वो डिस्ट्रॉय होगा, बस
वो रिएक्शन करेगा। समझ में आया? मिल जाएगा, अपना प्रॉपर्टी चेंज करेगा, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा कि क्रिएट नहीं होगा, वही बोला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देख रहे थे ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही एटम भी क्रिएट नहीं होगा कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वही दो है दूसरा नंबर, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एटम जो है एक सिंगल एलिमेंट का, एटम जो है पूरा कहीं से भी उठा लो, मान लो एक एटम ना, आयरन पकड़ लो, है ना। अब आयरन का जो एटम है पूरा कहीं से भी, वो आयरन मतलब एक रॉड ले लेना, इतना छोटा सा रॉड ले लेना, मान लो ये रॉड है, ठीक है। अब इसको इधर से निकालो, इधर से निकालो, थोड़ा सा इधर से निकालो, थोड़ा सा इधर से निकालो, कहीं से भी निकालो, ठीक है। सब जगह एटम जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, उसका क्वालिटी मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हर जगह सेम रहेगा। लाइक एक केमिकल प्रॉपर्टी है, मान लो कि वो चुंबक से अट्रैक्ट होता है, तो अब इधर से निकालो या इधर से निकालो या इधर से निकालो, हर कोई चुंबक से अट्रैक्ट होगा, है ना। उसका एक तो मान लो उसमें रस्ट लगता है, अब इधर से निकालो, इधर से निकालो, इधर से निकालो, इधर से निकालो, कहीं से भी निकालो, उसमें रस्ट लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? तो केमिकल प्रॉपर्टी और एटम हर जगह आइडेंटिकल रहता है, पूरा का पूरा, इतना जितना बड़ा जितना सारा है ना, हर जगह उसका एटम, कहीं से भी एक एटम निकाल लो, कहीं से भी एक एटम निकाल लो, कहीं से भी एक एटम निकाल लो, हर जगह देखोगे सेम ही रहेगा, पूरा आइडेंटिकल ट्विंस, है ना। समझ में आया? और अगर दूसरा एलिमेंट का रहेगा, मान लो ये तो थर्ड था, ये थर्ड पोस्टुलेट था, ठीक है, अच्छा ये थर्ड पोस्टुलेट था, है ना। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हर चीज उसका अलग अलग होगा। वही बोला है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका मास अलग होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि हाइड्रोजन का हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास कितना है 1, है ना, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, है ना। वही तुम्हारा कार्बन का ले लो 12 है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग है, एटम का मास अलग अलग रहेगा। एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, हम लोग आज सब कुछ इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, स्मॉल होल नंबर में वो होंगे, जैसे कि अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 2 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, सब जगह ऐसे करके वो लोग कंबाइन होंगे, एक ठो ऑक्सीजन लेगा, 2 ठो हाइड्रोजन लेगा, मिलके कंबाइन होगा, होल नंबर में वो लोग कंबाइन होते हैं। ठीक है, समझ में आया? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर, उसका नंबर अगर 2 ठो है तो हर जगह 2 ही होगा, उसका काइंड अगर H है तो हर जगह H ही होगा, H2O है तो हर जगह O ही होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, वही रिलेटिव नंबर, जो उसका नंबर है अगर 2 है तो 2 रहेगा, और उसका काइंड अगर वो जो टाइप का है वो टाइप हर जगह सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लेंगे, एक तो हाइड्रोजन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता, हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये 6 पोस्टुलेट्स दिए थे किसने? तुम्हारा जॉन डाल्टन ने। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखें हम लोग व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? देखो, कोई भी चीज है, मान लो ये, मान लो मैंने एक लिया लोहे का या फिर किसी भी चीज का एक लिया हूं, मैं एलिमेंट लिया हूं। ठीक है, अब उसमें ना ये बहुत सारा एटम से मिलके बनता है, ये एटम नहीं है। ठीक है, ऐसे करके है, ये जो गोल 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 दिख रहा है ना, ये सब एटम्स है ना, सब मिलके एक दूसरे से बॉन्ड बना के रहते हैं, है ना। सारे एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड बना के हैं, तो सब के सब जो है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, सब के सब एटम से मिलके बने हुए हैं, है ना। तो एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। जैसे कि तुम्हारा बिल्डिंग का जो हम लोग ईटा लगाते हैं ना, एक बिल्डिंग कैसे बनता है? ईटा जोड़ जोड़ के पूरा का पूरा बिल्डिंग बना, है ना। तो वैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि एक ईंटा, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईटा रहता है, ठीक है, वैसे ही एक कोई भी एलिमेंट बनने के लिए या प्रेजेंट है, उसमें वो ईंट का काम करता है। कौन? एटम। सिंगल एटम जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। समझ में आया? तो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। कोई भी मैटर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम। जैसे भी कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी घर है, कोई भी मकान है, कुछ भी है, सबका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट, है ना। ईंटा से बनता है ना सब कुछ, वैसे ही। समझ में आया? एटम्स का रेडियस को हम लोग नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं कि बहुत छोटा होता है वो, है ना। नैनोमीटर मतलब 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर्स होते हैं। 10⁹ का मतलब तो पता ही होगा, एक ठो 1 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो 0 लगा दिए, है ना। ये होता है तुम लोगों का 10⁹ समझ में आया? अच्छा, 10⁹ ऐसी होता है कि एक ठो और 0 लग जाएगा, 9 ठो, अच्छा सॉरी, एक ठो और 0 लगेगा इसमें ना। 9 है यानी कि 10 में 9 ठो 0 लग जाएगा,
तो 10 हो गया ये, और उसमें 9 जीरो लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये होते हैं तुम लोगों का एटम्स। एटम समझ में आया? अब देखते हैं व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स देते हैं एटम का, है ना। सब सिंबल्स किसके होते हैं? एटम्स के होते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन जो थे, मतलब कि एटम्स का सिंबल्स वगैरह देना शुरू किए। तो अब ऐसे ही कैसे किसी का दे देंगे? कुछ ना कुछ एक तो उसमें तरीका तो चाहिए ना, कि क्या देना है, नहीं देना है, कैसे देना है, कैसे डे के हिसाब से देना है, कलर के हिसाब से देना है तुम्हारा, या किसके हिसाब से देना है, कुछ ना कुछ तो एक तो देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जो डाल्टन जो थे वो सिंबल का यूज किए, और उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया एक टाइप से वो किए, या फिर जो भी स्टार्ट किए कि जो भी एलिमेंट सबसे पहले जहां से मिल रहा है उसका एटम का नाम उसी के हिसाब से दे देते थे, या फिर उसका कलर कैसा है उसके हिसाब से दे देते थे। पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था ना, तो 2-4 ठो ही मिले हुए थे, उन्हीं के हिसाब से दे दिए। जैसे कि एक ठो तुम्हारा कॉपर, ठीक है, कॉपर मिला था सिप्रस से, ठीक है, सिप्रस से मिला तो उसका नाम दे दिया कॉपर, है ना। फिर आया तुम लोग गोल्ड, गोल्ड का कलर था येलो, ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गोल्ड, टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग गोल्ड, येलो। गोल्ड का मतलब होता है इंग्लिश मीनिंग येलो, है ना। अब कौन सा इंग्लिश मीनिंग में होता है पता नहीं मुझे, लेकिन होता है, बोला हुआ है तो होगा ही कहीं ना कहीं से। तो येलो कलर का था तो उसका नाम दे दिया गोल्ड, और ये सिप्रस से मिला था इसका नाम दे दिया कॉपर, है ना। ये था सबसे स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसका नाम था क्या था यार, IUPAC। IUPAC, अभी कोई भी एलिमेंट का नाम है, नया डिस्कवरी होता है, कुछ भी होता है, सब का सब IUPAC ही डिसाइड करता है कि बाबा इसका नाम ये रहेगा, और पूरा होल वर्ल्ड में वही चलता है। ठीक है, समझ में आया? तो IUPAC जो है वो नाम डिस्कवर किया, मतलब कि सबका नाम बताया। ठीक है, कुछ सिंबल्स थे डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम्स, कुछ सिंबल्स को इंग्लिश का नाम से हम लोग डिराइव किए। ठीक है, अच्छा, सिंबल लिखने का एक प्रोसेस है छोटा सा, कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। पहला लेटर अगर 2 लेटर का है, पहला लेटर सिर्फ सिंगल लेटर का कोई नहीं कैपिटल रहेगा। 2 लेटर का है या 3 लेटर का है, 3 लेटर का तो नहीं होता, हालांकि बाद बहुत जो हायर होगा अन उन वगैरह वगैरह सब नाम नेमिंग होता है, तो वो सब छोड़ो, सिंपल सा अभी जान लो 2 लेटर से ज़्यादा नहीं दिखता है हम लोगों को एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, तो 2 लेटर का अगर होगा तो पहला लेटर होगा कैपिटल, दूसरा लेटर होगा स्मॉल। ये हम 100% कंपलसरी याद रखना। 2 लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होगा, कि पहला लेटर कभी भी स्मॉल नहीं होगा। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, समझ में आया? वही बोला है, द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग लिए, इंग्लिश का नाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हाइड्रोजन का H ले लिया सबसे पहला, एल्यूमिनियम का L ले लिया हम लोग सबसे पहला, कोबाल्ट का को ले लिया हम लोग सबसे पहला, है ना। कुछ नाम ऐसे थे जैसे कि हम लोग उसका नाम लिए और पहला लेटर तो उसका नाम से आया, दूसरा लेटर जो अपेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मात्रा हम लोग क्या है इंग्लिश में भावेल्स वगैरह को छोड़ दो तो उसका क्या कर रहा है, जैसे कि लाइक तुम लोगों का जिंक, जिंक देख रहे हो, जेड से स्टार्ट हो रहा है तो जेड ले लिए। अब वॉवेल्स को छोड़ दो, वॉवेल्स जो होते हैं उसको छोड़ दो, आगे क्या, जिंक, जिंक में एन अपेयर कर रहा है जिंक, है ना, तो उसका नाम दे दिया हम लोग Zn। ठीक है, क्लोरीन तो वैसे भी ऐसे ही नाम लिए थे हम लोग, क्लोरीन को भी ऐसे अपेयर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लिए हुए हैं, बट क्लोरीन ऐसे भी मैच कर रहा है, Cl स्टार्ट होता है ना, समझ में आया? अब कुछ थे जो लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड और तुम लोगों का जर्मन का वर्ड वगैरह से हम लोग लिए। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों का आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड होता है फेरस, फेरस होता है ना यार, फेरम लिखा हुआ है, फेरस होगा ये, है ना, फेरम नहीं होगा, फेरस होगा, गलत लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक। नाइट्रियम, कैलियम, सोडियम का होता है Na, नाइट्रियम से लिया हुआ है, पोटासियम का है K, कैलियम से लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अलग अलग सिंबल्स हैं, अलग अलग नाम से लिए हुए हैं, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कुछ सिंबल्स हैं ऐसे, तो तुमको पूरा का पूरा याद करना चाहिए, मिनिमम 30 याद रखना। ठीक है, 30 तो देखता हूँ मैं, होगा तो ट्राई करूंगा, आगे दे दूंगा तुम लोगों को, बट मिनिमम 30 एलिमेंट्स के नाम, नंबर, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास और सिंबल, ये 4 चीज स्पेशली याद रखना ताकि तुम लोग को लाइफ टाइम काम देगा वो। वैसे तो पीरियोडिक टेबल का मैं ट्रिक भी एक बनाऊंगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को तुम लोग को पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, पूरा नहीं तो एटलीस्ट तुम लोग का S ब्लॉक, P ब्लॉक, कुछ एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक, F ब्लॉक कैसा कैसा होता है, कुछ ना कुछ तुम लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये सब अगर तुम जान जाओगे, इसका बेसिक्स वगैरह तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आया? चलो
मैं ट्राई करता हूँ, होगा तो नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद जैसे भी करके उसको मैं एक पीरियड टेबल का और तुम लोगों का एलिमेंट्स का नाम नंबर वगैरह सब मैं बना दूंगा, ठीक है, देख लेना। चलो, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं तुम्हारे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको याद कर लो ताकि तुम लोग क्वेश्चन में आएगा तो सॉल्व कर सकोगे। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स हैं। एल्यूमिनियम का है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरन का Be, ये सब तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। इतना मैं कोई फायदा नहीं है पढ़ा के, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ रट्टा मारने वाला चीज़ है, याद करना जरूरी है, ठीक है। याद करो, क्वेश्चन बनाते जाओ, अपने आप माइंड में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास क्या होता है। देखो इसमें ना दो तीन ठो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है तुम लोगों का, मोलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है। इन तीन चार चीज़ों में ना मोस्टली जो बच्चे होते हैं रॉन्ग करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो इन चार चीज़ों को अच्छे से समझो, पूरा दिमाग में बिठा लो इसको, ताकि आगे जाके गलती ना हो। एंट्रेंस वगैरह एग्जाम वगैरह अगर आके तुम लोग जाके दोगे तो यहाँ पर ही बहुत सारा मिस्टेक्स वगैरह करते हैं सब, ठीक है। तो ये सब गलती मत करना। बहुत सारे यूनिट्स वगैरह में भी गलती कर देते हैं, गलत यूनिट लगा देते हैं उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है। एक सिंगल एटम का जो मास होता है उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, सिंपल सी बात। एटॉमिक मास मतलब क्या, सिंगल एटम का मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एक एटम को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, यहां पे तुम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा तुम लोग, ठीक है। It is measured by comparing it with a mass of carbon 12 isotope. One atom of carbon is 12 is taken as exactly 12 U atomic mass unit. देखो ये U है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, है ना, याद रखना। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, उसका सिंबल होता है U, और ये हम लोग डिनोट कर, जैसे कि हम लोग 10 किलो, कोई भी अगर मान लो आलू खरीदने जाते हो या बैंगन खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, बोलते हो ना 1 किलो दे दो। केजी क्या है, हम लोग उसको केजी से डिनोट करते हैं ना, वो उसका यूनिट है, ठीक है ना, कि 1 केजी है, ठीक है। वैसे ही हम लोग तेल लेने जाएंगे, दूध लेने जाएंगे, ठीक है, हम लोग लीटर से डिनोट करते हैं, 1 लीटर है, ठीक है। वैसे एटम का जो मास होता है बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम लोग उसको मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। ये समझ में आया, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू, ठीक है। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम लोगों को दिमाग में समझ में आए ये है क्या एक्चुअली। 12 आइसोटोप देख के ना सब डर जाता है, मैं खुद डर गया, तुम लोग का पता नहीं, मैं तो डर गया था बचपन में जब मैं पढ़ रहा था तब, ठीक है। तो इसको समझने में मेरे को कम से कम 5-7 साल लग गया था, फिर तो पढ़ा नहीं था ना, उसको समझ में नहीं आया यार, छोड़ कौन पढ़ेगा, छोड़ ही दिया। फिर बाद में हायर स्टडीज़ वगैरह जब मैंने किया तब धीरे धीरे इसके बारे में समझ में आया कि 12 आइसोटोप क्या है, 12 आइसोटोप क्या है, कैसे इसको कंपेयर करते हैं, क्या होता है वगैरह वगैरह सब समझ में आया। मैं तो कंफ्यूज था कि एटॉमिक मास क्या होता है, हम मास नंबर क्या होता है, इसको हम लोग ग्राम से डिनोट क्यों करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, ये सब में कंफ्यूजन था थोड़ा। चलो कोई नहीं, एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। 1 एटम ऑफ मास ऑफ यूनिट, ये नोट्स लिख लेना, कुछ नहीं, ठीक है। न्यूमेरिकल 1 U इक्वल टू इतना होता है, इसको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस देने का जरूरत है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिया हुआ है इसमें, एटॉमिक मास इज यूजुअली नॉट अ होल नंबर बिकॉज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटॉप्स। एटॉमिक मास इक्वल्स टू वेटेड एवरेज मास ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो ये जो बोला है, ये पॉइंट बता देना तुम लोगों को क्या है, ठीक है। एटॉमिक मास जो होता है ना, वो कभी भी होल नंबर है, हम लोग लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है ना, ऑक्सीजन का है तुम्हारा 16, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम का है तुम्हारा 4, ये सब जो लिखते हैं ना एक्चुअली होल नंबर होता नहीं, एटॉमिक मास कभी भी होल नंबर नहीं होता, ठीक है। ये सब कंपैरिजन है खाली, ठीक है। होल नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन का है क्या क्या आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम होता है, ट्रिटियम होता है ना, इन सब का एवरेज जो निकाल के देते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन जब भी तुम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सब चीज एटॉमिक मास वगैरह एक्चुअली यूज नहीं होता, मास नंबर यूज होता है, ठीक है। मास नंबर यूज होता है या फिर एटॉमिक मास यूनिट यूज होता है ना। चलो अब स्पेशली एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं अभी, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब पूरा पढ़ा दूंगा, तब उन सब के बीच में तुम लोगों को कंपेयर कर दूंगा, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी फिलहाल एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और ये 12 आइसोटोप क्या है, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट हम लोग देखते हैं 1U, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन है तुम लोगों का, हाइड्रोजन हीलियम का मान लेते हैं तुम लोगों का है
4u, ठीक है। कार्बन का है तुम लोगों का 12u और ऑक्सीजन का है तुम लोगों का 16u, ठीक है। समझ में आया? ये लिखा हुआ है, इतना पता है तुम लोगों को। तो कार्बन का जो 12, हम लोग को ना साइंटिस्ट जब निकाल रहे थे तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुआ एक ठो एटम को कंपेयर करना। कैसे एक एटम को हम वो लोग वेट कर सकते हैं, वजन कर सकते, पॉसिबल है कि ऐसा कोई तराजू ही नहीं बनाया आज तक कि एक एटम, अरे यार हवा में भी इतना सारा एटम है कि तुम गिन नहीं सकते हो, इनफाइनाइट है पूरा, ठीक है। तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कि एक एटम को कोई वेट कर सके। तो क्या किए वो लोग, मोल को वेट किए। छोड़ो, मोल का आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा, अभी घुसाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोगों का। तो इतना जान लो, वेट करना पॉसिबल नहीं था। तो वो लोग क्या किए, कंपेयर किए। अब हम लोग एक एटम को तो यूज नहीं, मतलब कि मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम ले ले, ग्रुप ऑफ एटम क्या, ये ग्रुप ऑफ एटम है ना, बन गया है बहुत सारा, बहुत सारा, इतना है कि हम लोग गिन नहीं सकते, बहुत सारा है। उसको जब वेट करेंगे वो तो वेट कर सकते हैं। तो देखे कि हाइड्रोजन का वेट जो है कार्बन का वेट से 12 गुना कम है, मतलब कि कार्बन जो है ना इससे 12 गुना बड़ा है, 12 गुना हैवी है, सॉरी बड़ा नहीं, हैवी है, ठीक है। तो वहां पर ही बोले कि एक काम करते हैं, एटम का जो वेट है, हाइड्रोजन का एटम का वेट 1 रख देते हैं और कार्बन का एटम का वेट 12 रख देते हैं। समझ में आया? 12 गुना बड़ा है। फिर बोले ऑक्सीजन का कितना रखेंगे, ऑक्सीजन को देखिए, कार्बन का वेट जो है वो 3 है, तो ऑक्सीजन का वेट जो है वो 4 है। ये 3:4 का रेशियो में है ना। अगर 3 का टेबल में 3 बार में आएगा तो 4 बार में आएगा, सॉरी 4 का टेबल में 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, तो 3:4 रेशियो में है, ठीक है। तो वैसे ही करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स है ना, उनका वेट को कार्बन का एटम के साथ कंपेयर किए कि कार्बन से वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है ना। जितना बड़ा हो रहा है उसको उतना बड़ा दे दे रहे हैं, जितना छोटा हो रहा है उतना छोटा है। जैसे कि हाइड्रोजन उससे 4 गुना, मतलब कि 12 गुना छोटा है ना। तो हम लोग उसका नाम रख दिए, एलिमेंट का क्या देख दिए, एटॉमिक मास यूनिट देख दिए 1, ठीक है। हीलियम का देखिए कि वो उससे मान लो 3 गुना छोटा है ना। ये 4 है, 4 दिया 12 है ना, 3 गुना छोटा है ना, तो इसका वेट दे दिया 4। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोगों के अर्थ में, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के एलिमेंट्स के एटम्स को, सबके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के एटम को कंपेयर करते हैं तुम लोगों का कार्बन का एटम के साथ। जिसका एलिमेंट का एटम जितना कार्बन का एटम के साथ डिफरेंस होता है उसके हिसाब से उसका यूनिट दे देते हैं कि इतना इसका एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। समझ में आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, नोट करके रखो, लिख के रखो। आगे मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास क्या क्या होते हैं, तुम लोगों का एवोगाड्रो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा एंड में सबको एक बार इलेबोरेट कर दूंगा और उन लोगों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा तुम लोग, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तुम लोगों का कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सिंबल्स के। सिंबल्स थे ना, अभी हम लोग सिंबल पढ़े ना, नहीं एटॉमिक मास पढ़े, सॉरी। तो एटॉमिक मास के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1u है, अभी मैं बता ही दिया तुम लोगों को। कार्बन का एटॉमिक मास 12u, वो भी बता दिया। ऑक्सीजन का है 16u, वो भी बता दिया। क्लोरीन का है तुम लोगों का 35.5u, ठीक है। ये क्यों, ये फ्रैक्शन में क्यों आया? क्योंकि इसके आइसोटोप्स है। क्लोरीन का हर किसी का आइसोटोप्स नहीं होता है, हाइड्रोजन के हैं, क्लोरीन के हैं, ठीक है। ऐसे आइसोटोप्स वगैरह की वजह से उनका फ्रैक्शन में आता है कुछ, ठीक है। कुछ की नोट्स दिया हुआ है तुम लोगों का। फॉर एटॉमिक मास द यूनिट U इज यूज्ड, जैसे कि मैं बताया एटॉमिक मास के लिए हम लोग U यूनिट, हम लोग ग्राम वगैरह मास को हम लोग क्या ग्राम से मेजर करते हैं ना, एटॉमिक मास को मत करना, ठीक है। वो मोलर मास होते हैं, ठीक है। चल आगे बताऊंगा। तो एटॉमिक मास को हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास और मास नंबर सेम नहीं है बाबू, याद रखना। हम लोग क्या मास नंबर और एटॉमिक मास सेम बोलते हैं ना, सेम नहीं है। एटॉमिक मास जो होता है एक्चुअली एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स, जो भी आइसोटोप्स वगैरह जो होते हैं सबको मिला के उसका एवरेज निकाल देते हैं, वो होता है तुम लोग का एटॉमिक मास, ठीक है। और मास नंबर जो होता है सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो कर देते हैं, हो गया। देखो अभी तुम लोगों को ज़्यादा अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं समझते हो ना तो थोड़ा सा सोचते हो यार छोड़ो ना यार, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है ये सब चीज़। लेकिन कुछ जब तुम लोगों का क्वेश्चंस वगैरह में यूज़ होता है तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखो, अभी इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करो, बेसिक से जा रहे हो, बहुत अच्छे से जाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है, बोलते हैं ना, बहुत जगह पूछते हैं एटॉमिक मास क्या है, तो प्रोटॉन प्रो न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, हो गया तुम लोग एटॉमिक मास। वो एक्चुअली होता है मास नंबर, है ना। मास नंबर हमेशा होल नंबर में रहेगा, एटॉमिक मास होल नंबर में नहीं होता। एटॉमिक मास तुम लोगों का एक्चुअली में होता है क्या,
सबका एवरेज वो फ्रैक्शन में होता है। देखना तुम जब भी पीरियोडिक टेबल निकालोगे, नेट में निकालो, बुक में निकालो, जहां भी निकालोगे, तुमको कभी भी होल नंबर में नहीं दिखता, क्योंकि वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। वो एटॉमिक मास कभी भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में कोई भी क्वेश्चंस में यूज नहीं होता, ठीक है। हम लोग हमेशा होल नंबर लेते हैं, क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं, हम लोग को मास नंबर मिलता है। वही मास नंबर हम लोग को हर जगह यूज करना पड़ता है, हर न्यूमेरिकल्स में, हर प्रॉब्लम्स में, हर जगह में हम लोग उसी को यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है 0.0028 रहता है, शायद 2 के 3 जीरो रहता है। अबे हो गया यार, है ना। लेकिन हम लोग यूज क्या करते हैं? 1, है ना। तो ऐसे ही ये जो है ये मास नंबर है, ठीक है, ये एटॉमिक मास है। समझ में आया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? देखो मोस्टली जो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स में रहेंगे या तो आयंस में रहेंगे, वो सब मिलकर कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, और वही कंपाउंड को हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे ही होते हैं। एलिमेंट्स को सिंगल फॉर्म एटम्स को सिंगल फॉर्म में बहुत कम ही मिलते हैं। तो वैसे ही एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर्स दैट वी कैन सी, फील और टच। फील भी कर सकते हैं बाबू उसको, फीलिंग्स, वो वाला फीलिंग्स नहीं बाबू जो हवा वगैरह आते हैं ना, हाँ टच हो रहा है, लग रहा है, हवा लग रहा है, वो क्या है? सब एयर ही तो, एयर भी तो बहुत सारा मिक्सचर्स है ना, ठीक है। चलो गैसेस का मिक्सचर्स है, ये समझ में आया। एटम क्या बोलते हैं, हाउ डू एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, समझ में आया। अब मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स और एटम्स को मिला दो, बन गए मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल, मतलब कि सिंगल एलिमेंट रहेगा उसका मॉलिक्यूल अलग होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एटम्स और एटम्स, 2 एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। 2 से ज़्यादा भी एटम मिलके मॉलिक्यूल बन सकते हैं, लेकिन मिक्स जो कंबाइन होते हैं उसी को मॉलिक्यूल। याद रखना, एटम भी बहुत छोटा सा है, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। कंपाउंड बड़ा हो जाता है वो। देखो डेफिनेशन क्या है? अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। सारा का सारा सब्सटेंस, मतलब कि उस सब्सटेंस का सारा प्रॉपर्टी शो करता है कौन? या मॉलिक्यूल ही शो करता है, या तो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एटम रहता तो एटम शो करता है, ठीक है। तो एटम जो होता है 2 या 2 से ज्यादा, मॉलिक्यूल जो होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बनता है, ठीक है। और वही मिलके या तो एलिमेंट फॉर्म करेगा या तो कंपाउंड फॉर्म करेगा। समझ में आया? तब देखो, अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्ड करते हैं, एक दूसरे मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ द सेम एलिमेंट लाइक H2, N2, Cl2। अगर सेम एलिमेंट के बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, है ना, मॉलिक्यूल बन गए ना। O और O मिलके बन गए O2। ये O का एटम है, ये O का एटम है, मिलके बन गया मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। हम लोग का एनवायरमेंट में, हम लोग का नेचर में ऐसे ही मिलता है, O2 ही मिलता है, O कभी अकेला नहीं मिलता, है ना। और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट लाइक H2O, CO2, NH3, ये सब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट के तुम लोगों का डिफरेंट कंपाउंड बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपाउंड, ये सब कंपाउंड ही है, एलिमेंट के तुम लोगों का मॉलिक्यूल्स हैं ये सब। H2O एक मॉलिक्यूल है, याद रखना, H2O 2 अलग अलग एटम से मिला हुआ सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। मान लो ये H का एटम है, ये O का एटम है, ये H का एटम है। अब तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिलके बना देंगे ऐसा करके एक ठो, ये एक है, ये एक माना जाता है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यही एक मॉलिक्यूल जो है ये बहुत सारा होके बहुत सारा ऐसा करके बहुत सारा बन के यहाँ पे एक ठो पूरा घड़े में पानी है ना। समझ में आया? H2O ऐसे करके बना है, तो सबसे छोटा है ये जो घड़े में पानी है ना पूरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड है। ये जो पानी है ये कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है? H2O। समझ में आया? चलो यहां तक समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं तुम लोगों का, मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो कि मैंने बताया H2O, N2,
O2, N2, H2 ये सब क्या है, सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगल एटम, सिंगल एलिमेंट के एटम्स मिलके बनते हैं, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम मिलके बनेंगे, लाइक तुम लोगों का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, उन दोनों को मिलकर बन गया तुम लोगों का कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आया एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, समझ में आया अच्छे से। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, एटॉमिसिटी क्या होता है, मतलब कि एक टाइप से बोल सकते हो उनका वैलेंसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से कंबाइन होकर नेचर में, ये सिंपल से बात है कि नेचर में हम लोगों को वो कैसे किस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट मेक अप मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल फॉर्म में मिल जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो दो ठो जुड़े हुए मिलेंगे, है ना, वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि 3 ठो जुड़े हुए मिलेंगे, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं कि 4 ठो जुड़े हुए मिलेंगे, है ना। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो 8 ठो जुड़े हुए मिलेंगे, अकेले नहीं मिलते बाबू वो, है ना। हम लोग खोजने जाएंगे अकेले तो मिलेंगे नहीं वो। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को ज्वाइंट करके रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी एक टाइप से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। आर्गन जो है हम लोग को नेचर से अकेला Ar मिल जाएगा, है ना, तो इसका एटॉमिसिटी क्या है, मोनो एटॉमिक है ये, समझ में आया, वो अकेला मिल रहा है, एटॉमिसिटी उसका मोनो है, अकेला है वो, ठीक है। हीलियम जो है वो भी अकेला मिल जाता है, उसको भी मोनो एटॉमिक बोल देंगे हम लोग, ठीक है। बट ऑक्सीजन जो है वो कभी अकेला नहीं मिलता, वो डाई के फॉर्म में मिलेगा, 2 का फॉर्म में मिलेगा हमेशा, ठीक है। वो हमेशा O बॉन्ड O बना के ही रहता है, कभी भी वो अकेला O नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2। एटॉमिसिटी अगर पूछेगा ऑक्सीजन का कितना है, 2। आर्गन का, हीलियम का कितना है, 1, ठीक है। वैसे ही हाइड्रोजन का देखोगे तो उसका भी एटॉमिसिटी 2 है, नाइट्रोजन का भी एटॉमिसिटी 2 है, जिसको हम लोग डाई एटॉमिक बोलते हैं, है ना, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। क्लोरीन का कितना आया था, वो भी 2 है। टेट्रा एटॉमिक किसका होता है, फास्फोरस का, फास्फोरस का वो जो फास्फोरस जो होता है वो टेट्रा एटॉमिक होता है, उसका एटॉमिसिटी 4 है ना। और सल्फर का एटॉमिसिटी होता है 8, जिसको हम लोग पॉली एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनके रेशियो दिए हुए, इतना कुछ जरूरी है नहीं, तुम लोग सब पढ़े हुए हो। वाटर का है तुम लोग का 1:8 रेशियो में मिलता है। एमोनिया का है NH3 रहता है तुम लोग का 14:, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और तुम लोग का क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का 3, तो ये ऐसा रहता है, क्या बोलते हैं, NH3, है ना, ये 14, ये 3 ठो हाइड्रोजन, यही दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है, इसको छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम लोग बच्चों समझ जाओगे, इतना तो है, ठीक है। व्हाट इज एन आयन, आयन जानते हैं हम लोग क्या होता है। आयन जो होते हैं ना एक्चुअली में चार्ज्ड स्पीसीज होते हैं, आयन्स होते हैं चार्ज्ड स्पीसीज, ठीक है। जैसे कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे आयन्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, सिंगल में रहेंगे, ठीक है ना, एटम्स अकेले रहेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, 2 या 3 ठो मिलके बन के रहेंगे, ठीक है। आयन्स क्या होते हैं, चार्ज्ड रहते हैं, ठीक है ना। ये एक ठो मान लो ऑक्सीजन है, उसका 2 ठो आयन है, ठीक है, मतलब ये उसका में 2 ठो चार्ज है, ठीक है। हाइड्रोजन है, उसमें 1 ठो प्लस चार्ज है, उससे 1 ठो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, 1 ठो इलेक्ट्रॉन उसमें दे देता है, तो वो चार्ज बन जाता है। ये स्पेशली कब बनता है, जब हम लोग कोई भी मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं, तब वो तभी कंबाइन होता है जब वो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया रहता है, ठीक है। मान लो जैसे कि NaCl हम लोग बनाते हैं ना, NaCl, अब क्या NaCl ऐसे डायरेक्टली जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ता। Na इधर 1 ठो रख दिए, Cl 1 ठो रख दिए, जोड़ दोगे, जुड़ पाएगा क्या, नहीं जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा फिर, क्लोरीन जो है ना उसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और हर एटम का, हर एलिमेंट का बोल सकते हो, एटम का बोल सकते हो, हर एटम का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो सब स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं। स्टेबल फॉर्म क्या, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका, है ना। स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से बाद में अच्छे से तुम लोगों को बताऊंगा, आगे है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इतना जान लो वो स्टेबल होना चाहता है, उसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, किसको, कैल्शियम को, सॉरी क्लोरीन को। तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसमें 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वही सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। वो 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो हो गया ना स्टेबल। तो वैसे ही करके इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव आया तो ये जुड़ जाएंगे और बना देगा NaCl, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है तुम्हारा क्या, आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, आयोनिक कंपाउंड्स बने। तो वही तुम्हारा दिया हुआ है, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज्ड स्पीसीज, दिस चार्ज्ड स्पीसीज आर नोन एज
आयंस, मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलके जो बनते हैं, वो मिला के जो बनते हैं, ऑलवेज चार्ज स्पीसीज को मिला के ही बनते हैं, है ना, वही चार्ज स्पीसीज को हम लोग आयंस बोलते हैं, ठीक है। अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन, ठीक है। पॉजिटिव देखो, कैटायन में टी आ रहा है ना, पॉजिटिव है ना, और एनायन में टी नहीं है, ठीक है। जिसमें टी नहीं है यानी कि पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव ही होगा, याद रखना। कैटायन किसको बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव रहता है। एनायन किसको बोलते हैं? जो नेगेटिव रहता है, ठीक है। एग्जांपल्स दिया हुआ है तुम लोगों का, इन सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+Cl- रहता है कैटायन और एनायन, ठीक है। इसके बाद आया तुम लोग का पॉली आयन, सॉरी क्या था, पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? बहुत सारे तुम लोग ऐसे देखोगे, जैसे कि देखो NH4+ है, OH- है, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का एटम्स को मिला के एक आयन बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। जैसे कि मान लो OH- है ना, देखो H2O जो रहता है, ठीक है, इसमें से मान लो एक ठो H चला गया, H2, देखो ये पूरा न्यूट्रल है क्योंकि O के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 नेगेटिव रहता है। H जो रहता है H+ ऐसा फॉर्म में मिलता है ना। अभी तुम लोग शायद नहीं समझ पाते होगे क्योंकि ऐसा फॉर्म में तुम लोगों को याद नहीं होगा, बट ये कॉमन है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को क्या क्या होता है। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो हमेशा 1 होता है, तो वो H+ आयन के फॉर्म में मिलता है, H- आयन के फॉर्म में भी मिलता है, बट यहाँ पर हम लोग H+ के फॉर्म में मोस्टली देखते हैं। मोस्टली हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में मिलता है, और ऑक्सीजन जो रहता है 2- आयन के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। तो अब ये दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं ना, ऐसे ये जो है तुम लोगों का मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होकर, यानी कि एनिक कंपाउंड नहीं है, वो नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बना के बनाते हैं। छोड़, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड ये वो नया नया सुनोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा बात जानो कि पॉली एटॉमिक एटम्स किसको बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस किसको बोलते हैं। बहुत सारा चीज़ है, हायर स्टडीज़ करोगे तो और पता चलेगा, है ना। तो उतना सब एक एक चीज़ बताते जाऊँगा, कन्फ्यूजन होते जाओगे तुम लोग, और कन्फ्यूजन में फिर ये समझ में नहीं आया तो आगे फिर समझने का मन नहीं करेगा। सिंपल सी बात, आयंस किसको बोलते हैं? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गायब, वो हो जाएगा तुम लोगों का पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव आयन, ठीक है। वैसे ही पॉलीएटॉमिक आयंस किसको बोलते हैं? ये, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का एटम रहेंगे उसमें, और उसमें कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। इतना याद रखो खाली, ठीक है। आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो, वो सारा चीज़ भी पढ़ोगे जो बताया ना तुम लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होता है, कैसे बॉन्ड क्रिएट होता है, क्यों उसमें अलग अलग रहते हैं, कौन सा आयनिक बॉन्ड है, कौन सा तुम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा तुम लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड है, बहुत सारा चीज़ आगे हायर स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। चलो, अभी ये उतना तुम लोगों का एग्जाम में आने वाला है नहीं, कि उतना तुम लोगों से पूछने वाला भी है नहीं, उतना टफ लेवल जाओगे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, उसके लिए पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो, फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि राइट केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। ये तो जान गए तुम लोग, आयंस किसको बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह कैसे लिखते हैं वो तो थोड़ा सा जान लो, ठीक है। चलो, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंपल सा सिंबल है, ठीक है। हम लोग कोई भी कंपाउंड वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में थोड़ी ना ऑक्सीजन, वाटर क्या ऐसे दिखता है क्या? वाटर देखो क्या, देखना उसमें ऐसा दिखेगा क्या? H2 दिखते हो क्या? नहीं दिखता ना, वो सिर्फ सिंबल है। H2O जो है वाटर का सिंबल है, कि हम लोग वाटर को साइंस में ऐसे डिनोट करते हैं ताकि हम लोग साइंस का नया नया इक्वेशंस वगैरह, केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ कर सकें, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ सिंबल्स है, क्या है केमिकल फॉर्मूला, क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स हैं और कुछ नहीं है। टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज वी नीड टू लर्न सिंबल्स एंड वैकेंसी। सिंबल्स तो हम लोग को पता होना ही चाहिए, तभी तो हम लोग केमिकल रिएक्शन या केमिकल फॉर्मूला वगैरह सबको सब समझ पाएंगे, है ना। केमिकल फॉर्मूला वी नीड टू लर्न द सिंबल्स एंड वैलेंसी। सिंबल और वैलेंसी ये 2 चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सिंबल्स तो हम लोग सीख ही रहे हैं, वैलेंसी क्या होता है देख लो। वैलेंसी जो होता है ना, एक टाइप से कंबाइनिंग पावर होता है। कोई भी एलिमेंट का एटम जो होता है किसी के साथ कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा भाई, और कितना कंबाइन करेगा, कैसे पता चलेगा? वो वैलेंसी बताता है कि हाँ भाई ऑक्सीजन है वो 2 से के साथ कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन है 2 को वो कंबाइन ले सकता है, ये सब चीज बताता है तुम लोगों को कौन? वैलेंसी, ठीक है। समझ में? तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस, गेन्स और शेयर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड्स
एंड अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कंबाइनिंग पावर कैसे पता चलता है हम लोगों को कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, सब उसी पर डिपेंड करता है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखना। ठीक है, सब उसी पर डिपेंड करता है। और वो क्यों देगा भाई? क्योंकि उसको स्टेबल फॉर्म में आना है। ठीक है, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों देगा? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। कोई भी किसी से अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। उनका मेन मोटिव क्या है? स्टेबल होना। वही स्टेबिलिटी के लिए वो लोग वैलेंसी क्रिएट करते हैं। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये कुछ वैलेंसीज वगैरह हैं। ठीक है, सिंगल वैलेंसी क्या होते हैं, डबल वैलेंसी क्या होते हैं, ट्रिपल। अच्छा, वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बताता हूं। जैसे कि ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है ना, ये एटम है, एटम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग का एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पूरा का पूरा उसमें डिटेल में पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं तुम लोग को इलेबरेट बता दूं, थोड़ा सा सिर्फ। ठीक है, लाइक तुम लोगों का ये जो है, पहला सेल रहता है, दूसरा सेल रहता है, तीसरा सेल। पहला सेल में 2 एटम्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सॉरी, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा रुको, ये है तुम लोगों का न्यूक्लियस, ये है तुम लोगों का ऑर्बिट, ये है तुम लोगों का ऑर्बिट, सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो पहला सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ठीक है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थर्ड सेल में भी तुम लोगों का 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। ये मान लो हो गया थर्ड सेल। ठीक है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो स्टेबल है भाई। ठीक है, ऐसे और आएंगे तुम लोगों का, अलग अलग भी आते हैं, 18 भी आते हैं, बहुत हायर में जाओगे तो उतना आएंगे। ठीक है, उतना तुम लोगों को जानना नहीं है, याद रखना 2 8 8 का ऐसा तुम लोगों का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन में जो है उसका एटॉमिक नंबर है कितना? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक से दिखाई दे रहा है ना? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लाइट कलर तुमको दिखाई देता है ठीक से। ठीक है, ब्लैक में लाइट अच्छा दिखेगा। तो एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन 8 है उसमें। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहला सेल में तो 2 चला गया ना। अब दूसरा सेल में उसको 8 चाहिए, लेकिन बचा तो 6 है ना, तो ये चल जाएगा 2 पहला सेल में, 6 दूसरा सेल में। लेकिन दूसरा सेल में आप लोगों को चाहिए कितना? 8 चाहिए। तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? उसका आउटर मोस्ट का सेल को कंप्लीट करने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, +2 चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो कहीं से लेगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया तो उसके ऊपर चार्ज बन जाएगा 2-। समझ में आया? ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मान लो सोडियम है ना, Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 है ना। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम लोगों का? 1। कैसे? 2 रहेगा, 8 रहेगा और 1 रहेगा। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा? मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, तू ले जा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं खुश हूं 10 में ही खुश हूं, मैं स्टेबल रहूंगा 10 में, है ना। तो क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो Na प्लस एक मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो उसमें एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। हर एलिमेंट, हर एटम के पास, याद रखना, जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है ना। और वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल कब होता है? जब जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव रहेगा, तो दोनों मिलके न्यूट्रल बनते हैं। ठीक है, अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया ना, है ना। इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही था, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना का उतना ही रह गया। तो 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज उसमें दिखने लगेगा, क्योंकि 1 कम इलेक्ट्रॉन है उसमें। समझ में आया? तो ऐसे करके चार्जेस बनते हैं, ऐसे करके आयंस बनते हैं। अब उन्हीं आयंस को हम लोग वैलेंसीज बोलते हैं। ठीक है ना, उसी का नंबर जो आयंस है, नंबर्स ऑफ, जो ऊपर में पावर दिखाता है, पावर है ना, जैसे कि 2+ आयन जो है ना, जैसे कि O 2 आयन होता है ना, O में 2 आयन है ना, ये उसका वैलेंसी है। समझ में आया? वैलेंसी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये जब सब समझ में आया, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, किसका किसका वैलेंसी कितना है। सोडियम का वैलेंसी 1 है, पोटासियम का 1 है, सिल्वर का 1 है, कॉपर का 1 है, मैग्नीशियम का 2 है। सब जो प्रॉपर्टी बताया ना बाबू, है बहुत सारा है, वो याद रखना। जितना एलिमेंट्स का है कम तक का ही बताया, ज़्यादा तक का नहीं बताया, ज़्यादा और भी बहुत सारे अलग अलग है। ठीक
ठीक है। तो ये सब जो है ना मेटल्स वगैरह जो है मोस्टली बड़े बड़े मेटल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन लोगों का वैलेंसी याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये सब का वैलेंसी तुम लोग निकाल सकते हो आराम से, लेकिन इन सब का वैलेंसी थोड़ा सा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग टाइप का दे देता है, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसीज होते हैं, फेरस का तुम लोग कहीं देखोगे Fe3+ भी वैलेंसी होता है, 3+, ठीक है। तो तुम लोगों को उतना नहीं दिखेगा, हायर स्टडीज़ वगैरह में सब चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। तुम लोगों का इजी रहता है, ठीक है। चलो इतना ही तुम लोग याद कर लो ना, इतना तुम लोग का एग्जाम में आएगा, इससे ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ, तुम लोगों को इतना ही याद करना है। वैलेंसी 1 रहने से इतना रहता है। कौन कौन सा है ये देख लो, 4। ये वैलेंसी 1 हाइड्रोजन प्लस आयन माइनस आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। फिर तुम लोगों का पॉली एटॉमिक जो है ये वाला, इसको याद रखना स्पेशली, ये सबसे क्वेश्चन आएगा मेनली, उसमें कंफ्यूज होते हो, ठीक है। 2 वैलेंसी ये है, 3 वैलेंसी ये है ना। ये 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, ये 3 वैलेंसी, इतना याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, कुछ रूल्स हैं जिनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही तुम लोगों को केमिकल फार्मूला बनाना है, मतलब कि उस रूल को फॉलो करके ही केमिकल फार्मूला तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। केमिकल फार्मूला चलो देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसी जो होता है तुम लोगों का और जो चार्ज होता है मस्ट बी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। किसी का 1 है तो सब, अगर -1 है तो उसका +1 इनटू होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों बैलेंस होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। पहला, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। अगर एक मेटल और नॉन मेटल को मिला के तुम लोग कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, तो याद रखना पहला जो नेम और सिंबल होगा वो मेटल का होगा, फिर नॉन मेटल का बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम जो होता है मेटल होता है, ऑक्सीजन जो होता है नॉन मेटल होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, सोडियम क्लोराइड बना। ऐसे ही करके सारा पहला मेटल आएगा फिर नॉन मेटल आएगा, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड with polyatomic ions the number of ions present in the compound is indicated by the enclosed form of an in a bracket and written the number of ions outside the bracket। कुछ नहीं, जो polyatomic ion हम लोग पढ़ रहे थे ना थोड़ा देर पहले, है ना, उसका जो नंबर्स है, जैसे कि OH- था, ठीक है, और Mg है 2+ होता है एक्चुअली, है ना। तो अब OH- जो है, अब 2 ठो OH- अगर चाहिए अपने को, तो 2 ठो ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग, O2H2 ऐसा नहीं लिख सकते ना। हम लोग क्या करेंगे, Mg लिखे और OH का ऊपर में ब्रैकेट बना दिया 2, इसका मतलब कि 2 ठो O है 2 ठो H है ना। ये OH जो है एक्चुअली में मिला हुआ है बाबू, याद रखना। जैसे कि मॉलिक्यूल बनाते हैं ना हम लोग, ये OH मॉलिक्यूल मिला हुआ है, वो 2 ठो है, ठीक है। तो OH मॉलिक्यूल में एक O है एक H है, और वो दोनों मिलके 2 और है ना। तो OH2 का मतलब है यहाँ पे 2 ठो O एटम है, यहाँ पर 2 ठो H एटम है, इसका मतलब होता है, समझ में आया। चलो, इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर एक ही रहेगा तो ब्रैकेट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है बाबा, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही रख दो NaOH, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। सिंपल कंपाउंड्स कैसा होते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। उसको हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं, अगर सिंपल अलग अलग रहेगा, ठीक है। कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स का रहेगा, उसको बाइनरी एलिमेंट कंपाउंड बोलेंगे। व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स वी राइट द constituent element and their valencies. Then we must cross over the valencies of the compound। कुछ नहीं यार, पहले सिंबल लिख लो, उसका वैलेंसी लिख दो, दोनों क्रॉस कर दो, खत्म। यही है, ये बताया इसमें, ठीक है। तो सिंबल क्या है, अगर हम लोगों को हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को इधर लिख दो और क्लोरीन को इधर लिख दो, और कुछ मत करना, सिर्फ लिख देना, सबसे पहले लिख देना, हाइड्रोजन को इधर लिख देना, क्लोरीन को इधर लिख देना, ठीक है। ये सिंबल हो गया। फिर उसका वैलेंसी देखेंगे, वैलेंसी कितना है हम लोगों का, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का भी 1 है, ये हो गया। अब इस वैलेंसी को और इस वैलेंसी को ऐसे करके क्रॉस कर देना है, ठीक है। क्रॉस कर दिए तो क्या मिल गया तुम लोगों को,
तो इसका वैलेंसी 1 है, H का वैलेंसी 1 हो गया, ठीक है। इसका वैलेंसी भी 1 है, Cl का वैलेंसी 1 हो गया। अब वैलेंसी जब 1 रहेगा या फिर नंबर 1 रहेगा, ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया HCl, ठीक है। सेम टू सेम देखो सिंबल H, हम लोग क्या बनाना है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, उसमें 2 एलिमेंट यूज हुआ है, कौन कौन सा, हाइड्रोजन का और सल्फर का, है ना। तो पहले हम लोग हाइड्रोजन का सिंबल यहां पे लिख दिए, सल्फर का सिंबल यहां पे लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 और सल्फर का वैलेंसी होता है 2, ठीक है, लिखा हुआ पीछे देख लेना, ठीक है। सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं S और इधर रहते हैं, सॉरी इधर लिख देते हैं H और इधर लिख देते हैं 2। अब इसको क्रॉस कर देंगे, ये जो 2 है वैलेंसी यहाँ चल जाएगा, ये जो S है वैलेंसी यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो H का 2 हो गया तो ये हो जाएगा 2, है ना। S का 1 हो गया, ये हो जाएगा 1, तो इसका क्या बन जाएगा, H2S। समझ में आया वैलेंसी वगैरह कैसे क्रॉस करते हैं। यहां पर देखो सिंबल है, क्या बनाना है हम लोगों को, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ नहीं टेट्रा फेट्रा कुछ मत देखो, कार्बन है क्लोराइड है, चीज देख लिया हम लोग, ठीक है। तो यहां लिख दिए कार्बन, यहां लिख दिए क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, लिख दिए क्लोरीन, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है ना। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, या तो लेगा या तो देगा, वो शेयर करता है मेनली, ठीक है। तो अब इसको ऐसे करके क्रॉस कर दो, है ना। यहां लिख दो कार्बन, इसका यहां पे 1 लिख दो, ये वैलेंसी का इसका यहां पर ही Cl, यहां पर 4 लिख दो, ठीक है। अब ये बन गया तुम लोगों का CCl4। समझ में आया कैसे इसको करना है, वैलेंसी को कैसे क्रॉस करना है, सिंबल कैसे लिखना है, ऐसे करके कंपाउंड बनाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, Mg2+ रहता है, Mg2+ था, है ना, तो उसका वैलेंसी कितना है 2, और क्लोरीन का वैलेंसी है -1, ऐसे क्रॉस कर दो, मिल गया MgCl2। समझ में आया हम लोग कंपाउंड कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी, एनी हाउ वैलेंसी पता होना चाहिए बाबू, याद रखना, वैलेंसी पता नहीं होगा नहीं कर पाओगे। वैलेंसी तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ समझ के हो जाएगा, कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल भी बैलेंस होना चाहिए और ईच अदर को भी बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पर देखो 2 प्लस चार्ज है ना, और यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 नेगेटिव लग जाएगा, 2 चाहिए नेगेटिव, तो क्लोरीन 2 लग जाता है यहाँ पे Cl-, ठीक है। तो Mg2+, ये कंपाउंड कैसे क्रिएट होता है, और Cl- रहता है ना, और 2 ले लेते हैं, 2 Cl-, और बन गया ये, है ना। सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो ये प्रोसेस काफी है, अब उसको समझना है कि कैसे कैसे वो मिलके बने, तो ये काफी है। समझ में आया, चलो। इन द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। फॉर्मूला में कभी भी आयन का चार्ज मत लिखना बाबू, है ना, ऐसे नहीं कि Na+ है, Cl- है, और हम लोग NaCl लिखें, ऐसे लिखने का जगह Na+Cl- लिख दो, ये रॉन्ग है, फॉर्मूला में ये नहीं होता, ऐसा लिखा जाता है। हाँ, अगर तुम लोगों के पास आयन का फॉर्मूला लाइक OH- है तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम लोगों का कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो आयन ही है, पॉलीएटॉमिक आयन जिसको बोलते हैं। सब मोर एग्जांपल्स दिया हुआ है तुम लोगों को, ये एग्जांपल्स तुम लोग देख लेना, उतना जरूरी नहीं है, समझ तो चुके हो तुम लोग क्या क्या है। एल्यूमिनियम का होता है सिंबल 3+, 3 ठो रहता है इसमें वैलेंसी, ऑक्सीजन का 2 रहता है, ये दोनों कंबाइन कर दोगे 2 और 3 रहेगा, ठीक है। ये तुम लोगों का, अच्छा ये एक तो चीज़ देख लो, अगर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है ना, ठीक है, वो कट जाता है ना, Ca2O2 ऐसा बनेगा ना इसका, तो ये काट सकते हो तुम, अगर सेम है तो CaO लिख सकते हो, सिंपल सी बात। या फिर कहीं पे तुम लोगों का आ गया, कोई मान लो X4 है और Y2 है, तो इसको काट के तुम लोग X2Y1 लिख सकते हो, 1 नहीं भी लिखने से चलता है ना, X2Y खाली लिख सकते हो। समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है वही चीज, ठीक है। ये वाला देख लेना थोड़ा सा, क्यों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो CaOH2, ठीक है, बन गया, और तो कुछ नहीं, सेम है सब कुछ। NO3, NaNO3, 1 है, ये NO3 बड़ा वाला है, ठीक है, NaNO3 ऐसा यूज होता है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज दिस, नॉट दिस। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है, देखो ये जो है पॉलीएटॉमिक आयन है ना, ये CaOH है, ठीक है, Ca+
टू प्लस होता है ये, और OH माइनस ऐसा होता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो Ca2 प्लस प्लस OH, दो ठो OH माइनस को ऐड करना पड़ता है। तो ये दोनों जो ऐड होते हैं तो CaOH, अब होल 2 देना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था वहाँ पे होल 2 देना पड़ता है, थोड़ा देर पहले बताया था मैंने, ठीक है, ताकि वहाँ पे दो ठो OH लगा हुआ है, उसको बता रहा है कि यहाँ पे दो ठो OH लगा हुआ है। क्यों? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे दो ठो, तो दो ठो नेगेटिव चार्ज हम लोग को देना पड़ेगा। समझ में आया? चलो कुछ नोट दिया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिस नॉट दिस, वी यूज ब्रैकेट्स व्हेन, ये सब पढ़ चुके हैं यार हम लोग, छोड़ो। सोडियम कार्बोनेट सिंबल रहता है ये वाला, ये सब हो चुका है। इन द अबव एग्जाम्पल्स ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट, वन आयन रहेगा तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं है ना। चलो ये सब देख चुके हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, जो अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पूरा पढ़ने के बाद तुम लोगों को डिटेल में समझाऊंगा मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, मोल का मास क्या होता है, हर चीज, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे हम लोग करेंगे। मॉलिक्यूलर मास सिंपल सी बात है, मोल का मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास देख रहे थे हम लोग, सिंगल एटम का देख रहे थे, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास देखेंगे, ठीक है ना। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। मान लो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटम का मास को ऐड कर दो, हो गया मॉलिक्यूलर मास। O है, इसका एटॉमिक मास होता है 16U, O2 है, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16 दूनी 32U, है ना। हाइड्रोजन है, ये इसका एटॉमिक मास होता है 1U, H2 है, मॉलिक्यूल हो गया H2, इसका हो जाएगा तुम लोगों का 2U, ठीक है। H का एटॉमिक मास है 1U, O का एटॉमिक मास है तुम लोगों का 16U, है ना, 16U, ठीक है। तो H2O का कितना हो जाएगा, 1U 2U प्लस 16U इक्वल्स टू 18U, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई देते ही होगा यार, 18U, नहीं तो समझ में तो आ रहा है ना। H2O का रहेगा, दो ठो U रहेगा H का, प्लस एक ठो U रहेगा O का, मिलके बन जाएगा 18U, ठीक है, समझ में आया? चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये है तुम लोगों का मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सा ऐड कर दो, एटम्स कितने भी एटम्स हैं उसके मास को ऐड कर दो, मिल गया तुम लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट इज देयर फॉर द रिलेटिव मासेस ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट। कुछ नहीं, रिलेटिव मास रहता है एटम्स का, वही सेम चीज़ है, जैसे एटम का निकालते हैं वैसे मॉलिक्यूल का निकालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग को खुद से कर लेना ये सब। ये तो अभी बताया मैं, HNO3 का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16U। अब इसको ऐड कर देना, है ना, ऐड कर दोगे हो जाएगा तुम लोगों का। ये U है पापा, मेरा U थोड़ा सा 4 जैसा दिखता है, सॉरी ये 4 ही है, सॉरी 14U। हैंड राइटिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आता मेरा बाबा, कोई नहीं। अब अभी तो ये सब में लिखने की ज़रूरत है नहीं, सारा तो PPT बना के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तुमको लिखने का मतलब कि ज़्यादा लिखना ना पड़े मुझे, और तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें, और हैंड राइटिंग भी समझ में आता नहीं है मेरा। तो आगे जब पढ़ाऊँगा मतलब जहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ट्राई करूँगा अच्छे से लिखने का, हो जाएगा, कितना भी ख़राब नहीं होता, समझ में तो आता है। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में मैं थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब कर देता हूँ। फॉर्मूला यूनिट मास सिर्फ और सिर्फ वहाँ यूज होता है जहाँ पर आयन से बना होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जैसे कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूनिट यूज होता है, और कुछ है नहीं, बस इतना ही याद रखना। फार्मूला यूनिट मास किसको बोलते हैं, जहाँ हम लोग आयनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है, आयन से बना हुआ कंपाउंड। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग फार्मूला मासेस वहीं पे यूज करते हैं, फार्मूला मासेस का, नहीं तो और कहीं यूज नहीं करते, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na का होता है तुम लोगों का 23 और Cl का होता है तुम लोगों का 35.5U, है ना, क्लोरीन का। तो अब इसको ऐड कर दो, दोनों एक एक ठो ही है ना, देखो ये दिया हुआ है ना, दोनों को ऐड करोगे 58.5 भी आएगा, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट कर लेना तुम लोग कैल्शियम क्लोराइड का,
कैल्शियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर सकते हो ना। कैल्शियम का तुम लोगों का 40 U और क्लोराइड का होता है तुम लोगों का 35.5 U इंटू 2 कर लेना, है ना। अब दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या था? एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, मतलब कि एक्चुअली देखा गया एटम्स को हम लोग ना तौल सक रहे हैं, ना गिन सक रहे हैं, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, कि उसका वेट नहीं कर पा रहे हैं एटम्स को, इतना छोटे छोटे एटम्स है। तब वहां से एक कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम दिया गया मोल कॉन्सेप्ट, ताकि कोई भी एलिमेंट का एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कैसे कंपेयर कर सकें, कैसे उसको मेजरमेंट ले सकें, कैसे उसके बारे में हम लोग जान सकें, कैसे उसके बारे में हम लोग सीख सकें। इन सब चीजों के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसका नाम दिया गया मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट बोलता है, मोल कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन ऑफ मोल, अरे छोड़ यार, मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है? एक ऐसा यूनिट होता है ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उसको जानने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे देख लो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। ये याद रखना, ये मोल कॉन्सेप्ट का मेन चीज यही है, ठीक है। इसको जान लिया, मोल कॉन्सेप्ट जान लिया। जैसे कि इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है 1 डजन मतलब होता है 12, पता है आप लोगों को? बच्चे, जो भी बच्चे हैं, कभी मार्केट गए हो तो पता ही होगा। अब बिल्कुल नहीं गए तो भाई तुम घर में लूडो खेलो, छोड़ो ये सब चीज, ठीक है। तो 1 डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। केला वेला मिलनी, केला खरीदते हैं, 1 डजन केला देना भाई, 12 केला देगा आपको, है ना। तो वैसे ही जैसे कि 1 डजन का मतलब कुछ नंबर होता है ना, वैसे ही 1 मोल का मतलब ये नंबर होता है ना। ये नंबर कितना है? 6। अभी इसमें 0 2 2 3 ठो हट गया, इंटू 10⁻20 बोल सकते हो इसको, है ना। 23 हटाए क्यों? इसमें 3 ठो पॉइंट को मैंने इधर खिसका दिया, है ना। तो वैसे ही अगर मैं 6 0 2 2 और 20 ठो जीरो और लगा दूं, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 20 ठो जीरो इसमें लगा दूं, तो एक्चुअली में ये वो नंबर है। सोच लो कितना बड़ा नंबर है ये, ठीक है। करोड़ों अरबों खरबों, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है। 1 मोल का मतलब होता है इतना बड़ा नंबर, ये एक नंबर है, याद रखना। 1 मोल का मतलब होता है इतना बड़ा नंबर। इस नंबर को बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो हम लोग एक एटम का वेट नहीं कर सकते, किसका? हाइड्रोजन का हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, मान लो हम लोग कार्बन का पकड़ते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना बोलता है? ये एटॉमिक मास कितना है? बोलता है 12U, ठीक है। ये उसका एक एटम का मास बताया वो, ठीक है, एक एटम का मास बताया। अब हम लोग मोलर मास, हम लोग कहीं बहुत सारा, तुम बहुत जगह देखोगे कार्बन का एटॉमिक मास लिखेगा तुम लोग 12 ग्राम। ये एक्चुअली में उसका एटॉमिक मास नहीं होता, वो उसका मोलर मास होता है। मोलर मास मतलब कि 1 मोल एटम का मास, ठीक है। अगर तुम लोग एक कटोरा लो, ठीक है। अब उस कटोरे में इतने सारे कार्बन के एटम्स रख दो, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास कोई शक्ति आ गया, बहुत चमत्कारी शक्ति है, कुछ देख सकते हो, छोटे छोटे आइटम को पकड़ सकते हो, एक एक करके गिन एक एक करके लाओगे, गिनोगे, जैसे कि रोबोट है ना, गिनती करता है ना, गिनती करेगा, इतना सारा ये कटोरा है, इसमें ऐसे बहुत सारा कार्बन का आइटम को रखा। कितना आइटम को रखा? 6022 ऐसे, या फिर हम लोग इस नंबर को शॉर्टकट में लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतना सारा एटम को यहां पर रखा। अब उसको तराजू में रखेगा ना, तो वो आएगा तुम लोगों का 12 ग्राम, ठीक है। वैसे ही अब इतना ही एटम का ऑक्सीजन को रखेगा, ऑक्सीजन का इतना सारा एटम पकड़ेगा और इस तराजू का कटोरा में रखेगा, तो वो कितना आएगा? वो आएगा तुम लोगों का 16 ग्राम, ठीक है। मोलर मास का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? कितना ग्राम? मोलर मास को हम लोग ग्राम में डिनोट करते हैं। मोलर मास मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। 1 मोल कितना होता है? ये 1 डजन बोलने से 12, 1 मोल मतलब इतने सारे नंबर, है ना। इस नंबर को बोल नहीं सकते क्या? 1 करोड़ बोलो, 6 करोड़ बोलो, 50 करोड़ बोलो, अरब बोलो, 50 अरब बोलो, 50 खरब बोलो, बोल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये नंबर याद रखना, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एक एवोगाड्रो नंबर का नंबर ऑफ एटम्स, मतलब इतने सारे एटम्स को तराजू में रखोगे, जितना भी उसका वेट आया वही उस एटम का, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, मतलब कि क्या बोलते हैं, मोलर मास बोल सकते हो। समझ में आया? ठीक है। तो आज से जब भी तुम ग्राम में देखोगे ना बाबू, कहीं पे भी कि 12 ग्राम
एटम है किसका, ऑक्सीजन का। तो याद रखना वो एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका मोलर मास है। एटॉमिक मास कितना होता है 12U, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझ में आया। एक एटम को पकड़ोगे उसका वेट है 12U, 12 यूनिट, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। और बहुत सारा एटम्स को रखोगे, ठीक है, उसका होता है तुम लोगों का 12 ग्राम। बहुत सारा मतलब 1 मोल। समझ में आया। मोल और एटम में डिफरेंस समझ में आया, एटॉमिक मास और मोलर मास में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ छोटे मोटे स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, इसको पढ़ लो। क्या बोला है, एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल एटम का एलिमेंट होता है इतना एटम्स, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स भी होता है इतना ही एटम। वो तो नंबर है, अब एटम लो, मॉलिक्यूल लो, केला लो, सेब लो, इंसान लो, जो लो, वो नंबर है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मोल का मतलब मैं उतना ही लूंगा भाई, उतना ही नंबर लूंगा। ठीक है, अब उस नंबर के अकॉर्डिंग जितना भी है। ठीक है, हाँ, सॉरी टू डिस्टर्बेंस, लाइट चला गया था, मेरा बैटरी भी ऐसा है, लाइट मतलब कि बैटरी से लाइन रहता है बट स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखता हूँ इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे आगे देखते हैं। रिलेशनशिप ये सब पढ़ रहे थे ना हम लोग, रिलेशनशिप ऑफ मोल विथ मास। ठीक है, मोलर मास, द मास ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, ये सब बता चुका था, है ना। मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। फॉर कंपाउंड्स मोलर मास इक्वल्स टू मोलिकुलर मास, कंपाउंड्स में मोलिकुलर मास को ही देखते हैं, मोलर मास बोलते हैं उसको। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है तुम लोगों का, मोलर मास या नंबर्स के बीच के रिलेशन के बीच में फॉर्मूला देख लो, याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने बोले कितना मोल्स हैं, तो गिवन मास, जो मास तुम लोगों का गिवन रहेगा, और मोलर मास, ये फॉर्मूला डाल देना। अगर गिवन मास दिया है तो, अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस। बोला है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, थोड़ा देर पहले कर चुके हैं हम लोग, छोड़ देते हैं इसको, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, तुम लोग खुद से कर सकते हो। Ca का है तुम लोगों का 40 प्लस कैल्शियम का है 2 × 35.5, कर लोगे खुद से, छोड़ दो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ, नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालने बोला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लो। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या आता है, मास से दिया, देखो गिवन मास दिया हुआ है 12 ग्राम, 52 ग्राम। ठीक है ना, फॉर्मूला देखो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास, है ना। ये जो एटॉमिक मास लिख रहा हूं यहां, इसका मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, चलो तो गिवन मास कितना दिया है 52। अरे यार ये पूरा जुड़ा हुआ क्यों आता है, 52। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना दिया, सर इसका एटॉमिक मास कितना होता है, किसका, हीलियम का। हीलियम का होता है तुम लोगों का 4। ठीक है, फाइंड मोल्स फ्रॉम मास, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, नंबर ऑफ मोल्स ही तो बोला है ना। हाँ ठीक है ना यार, कर देते हैं। कितना हो जाएगा 40, 10 बार में जाएगा 40, और चला जाना 12, ये हो जाएगा 13 मोल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 मोल्स। दूसरा दिया हुआ है तुम लोगों का 12.044 × 1023 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, फाइंड मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें कितना मोल्स है वो तुम लोगों को निकालना है। ठीक है, ठीक है सब कुछ। चलो आगे देखते हैं तुम लोगों का पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर था, है ना। गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन पार्टिकल्स कितना थ्रो दिया हुआ है तुम लोगों का
12.044 इंटू 10⁻23 और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसमें से निकालना नंबर ऑफ मोल्स कितना है ना। अरे यार हटना, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे तुम लोगों का, देखो 6 12 2 2 4 4 पूरा एक्यूरेट 2 से कट रहा है ना, और ये भी कट जाएगा तो 2 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझ में आया। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, कितना आएगा आंसर तुम लोग होता है तो कमेंट में बताना, कमेंट करना और क्या। ठीक है, चलो इसका भी आंसर कमेंट करना, बता दिया हूं मोस्टली। नेक्स्ट, अच्छा खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म हो गया यार, इतना ही था क्या क्वेश्चन, अरे वाह खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ थोड़ा सा छोटा हो जा भाई तू, ठीक से दिखाई दे रहा सब कुछ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु गेव द एटॉमिक थ्योरी, कौन है जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, क्या था उस प्राणी का नाम, क्या वो रदरफोर्ड थे, क्या वो डाल्टन थे, क्या वो थॉमस थे, क्या वो बोर थे। हम लोग देखे थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबसे पहला। ठीक है, अच्छा इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते थोड़ा सा, अब अच्छा दिख रहा है ना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, वो दिया था एल लेवोजियर ने। कहा गया, लेवोजियर है ना, एल लेवोजियर ने दिया था। क्या था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, कौन कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया था, तुम लोग को दिया था प्रोस्ट जी ने दिया था, है ना। पिंक कलर। Which of the following is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction? कौन सा smallest particle है जो कि chemical reaction में participate करता है, वो है तुम लोगों का एटम। ठीक है, कौन बताया था, जॉन डाल्टन बताए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है, Na, है ना। द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है, Au। ठीक है, द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें से कौन सा है जो पॉलीएटॉमिक आयन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो होगा तुम लोगों का ये OH माइनस। ठीक है, समझ में आया। चलो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, देखो यहां पर मॉलिक्यूलर मास पूछा है, वही CO2 का C का हो जाता है तुम लोगों का। मॉलिक्यूलर मास क्यों बोलता है, क्यों, इसमें तीन अलग अलग एटम्स हैं, दो अलग अलग एटम्स हैं, मतलब कि कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, मिलकर बन गया मॉलिक्यूल, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कार्बन का होता है तुम लोगों का कितना 12 है ना, और ऑक्सीजन का होता है तुम लोगों का 16 इंटू 2 कर देना, क्योंकि 2 है यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा 32 प्लस 12 हो गया 4, 3 और 1 4, ये हो गया तुम लोगों का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वैसे ही पूछा है तुम लोगों का द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना। ठीक है, दे सकते हो, इजी है। हाइड्रोजन का है तुम लोगों को पता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसका 4 ठो, इसका 1 ठो, इसका 2 ठो करके करना, तुम लोग का आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर कौन सा है, ये भी आराम से तुम लोग बता सकते हो, इसको भी छोड़ देता हूं, तुम लोग कमेंट में बताना। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग देखे थे क्या था उसका, मोल, है ना। चलो ऐसा यूनिट था मोल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम कितना होगा। ठीक है, वो होगा तुम लोगों का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला है ना, एटम तो नहीं बोला। नंबर ऑफ, हाँ एटम्स पूछा है मॉलिक्यूल्स में, है ना। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं ना, है ना, तो ऑब्वियसली यहां पर 2 अलग अलग होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दूने 12, है ना।
12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तो बढ़ा दिया, देखो है ना, 10⁻24 कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 12.044 इंटू 10⁻23, है ना। अब ये एक जीरो को इधर शिफ्ट कर देने से इधर एक तो पावर बढ़ जाता है, याद रखना, 1.204 इंटू 10⁻24 हो गया ये। अरे यार, ये हो गया तुम लोगों का आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो, द फॉर्मूला ऑफ एमोनियम आयन, एमोनियम आयन का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला NH4+ आयन, ठीक है। एमोनिया क्या होता है, NH3 होता है, और उसका आयन हो जाएगा +1, सॉरी, ठीक है, 4 हो जाएगा ये। द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 होता है तुम लोगों का, H2SO4, ठीक है, ये 2 रहता है, इसका वैलेंसी 2 है, यानी कि HSO4 2 माइनस, है ना, इसका आंसर हो जाएगा SO4 2 माइनस। द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 तुम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलो, निकालने सिखाया था, खुद से निकाल लेना एक बार। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है हम लोग देखा थे, कितना होता है, 2 होता है। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14। ये सब याद करना पड़ेगा बाबू तुम लोगों को, ठीक है, याद कर लेना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, Mg का 2 ऑटो होता है ना, वैलेंसी 2 होता है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, वैलेंसी क्रॉस होता है, Mg 2+ होता है, वैलेंसी देखे थे तुम लोग, ठीक है। चलो, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना मॉलिक्यूल्स रखेगा बोला है, ठीक है, वो रखेगा तुम लोगों का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर एटम पूछता तो अलग हो जाता है ना, लेकिन एटम पूछेगा नहीं ना, एटम पूछता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल पूछा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितना मॉलिक्यूल्स रखेंगे उसका, 6.022 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, देखो, द मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछा है ना, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, है ना। फिर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड देख, Zn2+ होता है, Zn जो होता है 2+ होता है, ऑक्सीजन 2- होता है, दोनों को कंबाइन करोगे तो Zn2O2 बनेगा, है ना। लेकिन मैं बताया था अगर दोनों सेम है तो उसको काट सकते हो, बन जाएगा तुम लोगों का ZnO, आंसर हो जाएगा तुम लोगों का ZnO। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 इज, NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बाबू, देखो NH है तुम लोगों का 14 और H होता है तुम लोगों का 1, तो 3 × 1, 14 और 3 17 तुम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम लोगों का, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी, कितने, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाए, कैल्शियम का 1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, टोटल 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा है जो ट्राई एटॉमिक, 3 एटम किसमें है, ऑब्वियसली CO2 में 3 एटम है ना, बाकी सब में इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट एटॉमिक मास, इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है, कैल्शियम का होता है, सुसाइडो, है ना। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितने, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूल है वो कितना, 3 4 5 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल 5 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है ना, तो इनटू कर देना, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछता, ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता, लेकिन वो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, समझ में आया। 28 हो गया। 29 विच इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें से कौन सा है जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, 2 है उसमें, है ना, ये तो रहा, बाकी सब में 3 है, 4 है, 5 है, डाई एटॉमिक में 1 ही तो है, N2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है, Al का 3 रहता है वैलेंसी और O का 2 रहता है ना, वैलेंसी हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसको
अरे यार मिट जा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एल्यूमिनियम का 3 है और ऑक्सीजन का 2 है ना वैलेंसी, तो ऐसे क्रॉस हो जाता है, तो ये हो जाएगा Al2O3। ठीक है, कहाँ गया Al2O3, ये रहा। समझ में आया? जितना है आई थिंक ठीक से समझाने की कोशिश तो किया हूँ, बाकी कुछ डाउट है तो कमेंट करो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह बना दूँ उसके लिए। ठीक है, चलो धन्यवाद।